हमने हेल्स पैराडाइज के लास्ट सीजन में देखा था कि सागिरी और उसके साथियों को अब पता चल चुका होता है कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और दूसरी तरफ टाओ का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से गाबीमारू अपनी मेमोरी भी खो देता है, जिस वजह से उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो वहां पर कर क्या रहा है। फिर सीजन 2 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स यामादा क्लैन के जिका से पैराडाइज आइलैंड के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां से सही सलामत वापस आ गया होता है। और हम देखते हैं कि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहा होता, और वो उन ऑफिशियल्स से बोलता है कि शोगन के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए जब वो लोग पैराडाइज आइलैंड जा रहे थे, तब आइलैंड पहुंचने से पहले ही कुछ क्रिमिनल्स आपस में लड़ने लगे, जिस वजह से जिस क्रिमिनल का वो इंचार्ज था, चौबे ने उसे पहले ही मार दिया। और आइलैंड पे पहुंचने के बाद जब वो वापस आने के बारे में सोच रहा था, तब सी करेंट्स ने उसे वापस नहीं आने दिया। तब वो लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि जिस आइलैंड से 60 से भी ज्यादा लोग वापस नहीं आ सके, वहां से वो अकेला वापस कैसे आ गया। जिस पे जिका बोलता है कि उसे उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए क्रिमिनल्स के घर वालों को भी उनके डेथ के बारे में बताना था, जिस वजह से वो किसी तरह से वहां से वापस आ गया। तब वो ऑफिशियल्स उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं, पर जिका उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता और उन्हें उस आइलैंड से दूर रहने के लिए कहता है। और वो कहने लगता है कि वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं है, और जो भी उस आइलैंड पे जाने की कोशिश करेगा, या तो वो कोई बेवकूफ होगा या तो कोई बच्चा। जिस बात पर उन ऑफिशियल्स को गुस्सा आ जाता है, जिस पे वो लोग जिका को पूछते हैं कि क्या वो उन्हें और शोगन को बेवकूफ कह रहा है। तभी जिका का साथी उसकी गलती के लिए खुद ही माफी मांगने लगता है, पर फिर भी एक ऑफिशियल इस बात को नहीं मान रहा होता। पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि जिसने अभी उनके सामने सिर झुकाया हुआ है, वो काफी खतरनाक है, जिस वजह से वो लोग जिका की ये गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वो ऑफिशियल्स शोगन के ऑर्डर्स के बारे में बताने लगते हैं। शोगन का ऑर्डर होता है कि यामादा क्लैन के लोगों को पैराडाइज आइलैंड जाके सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा, और इसके लिए सुइटेबल लोगों को शोगन खुद चूज करेंगे। इसके बाद ये यामादा क्लैन के बंदे वापस जाने लगते हैं, एंड जिका बोलता है कि यामादा क्लैन के लोग शोगन के लिए बस एक इंस्ट्रूमेंट है, जिनकी लाइफ की कोई कीमत ही नहीं है। बट शोगन जिका को उसके बिहेवियर के लिए डांटने लगता है, पर जिका इसे भी मजे में ही ले रहा होता है। तो जैसे ही वो देखता है कि शोगन इतना ज्यादा सीरियस है, तो वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगता है। फिर शुगन बोलता है कि मैं इस वक्त आइजन की जगह पे इंचार्ज हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उसकी एब्सेंस में सब कुछ बिगड़ जाए। जिस पे जीका बोलता है कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, पर अब ये बताओ कि इस बार हम किन क्रिमिनल्स को ले जा रहे हैं। जिस पे शुगन बोलता है कि इस बार वो लोग इवाकुरा के शिनोबीस को भेज रहे हैं। जब वो लोग क्रिमिनल्स को सिलेक्ट कर रहे थे, तो इवाकुरा के मेंबर्स ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को मार दिया, जिस वजह से शोगन ने उन्हीं 4 शिनोबीस को सिलेक्ट कर लिया। जिस पे इवाकुरा के चीफ ने भी हामी भर दी है, क्योंकि उस आइलैंड पे उनका कुछ इम्पोर्टेंट रह गया है। पर क्रिमिनल्स के ऊपर भरोसा करना सच में काफी ज्यादा घटिया बात है। और हाँ, जिका तुम भी इसमें साथ चल रहे हो, तो इसीलिए अब तैयारी कर लो। जिस पे जिका बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस जगह पे फिर से वापस नहीं जाने वाला। फिर शुगन जिका से कहता है कि जिका, आइजन ने कहा था कि वो दूसरे दिन रिपोर्ट भेजेगा, पर आज तीसरा दिन है और अभी भी उससे कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। मुझे अब वहां गए सभी के लिए चिंता हो रही है, जिस वजह से मैं उनके वापस आने का वेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब हम लोग खुद आइलैंड पे जाके मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तब एक बंदा जिका से पूछने लगता है कि वो उस चीज का क्या करे जो कि जिका अपने साथ लाया है। तब हम देखते हैं कि जिका अपने साथ पैराडाइज आइलैंड का एक मॉन्स्टर मार के अपने साथ लेकर आया होता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। पर उसे उस मॉन्स्टर को दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो उसे अब ठिकाने लगाने की बात करता है। तब हमें पता चलता है कि शुगन भी लाइफ की वेव्स को महसूस कर सकता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मर गया है। फिर शुगन बोलता है कि हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और प्लान के अकॉर्डिंग हम चारों ही उस आइलैंड पर जाएंगे और इस मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर हमें रियन को दिखाया जाता है, और वो बोलता है कि टाओ एक तरह से लाइफ फोर्स ही है। सो इसीलिए अगर तुम टाओ यूज करते हो तो तुम्हारी लाइफ फोर्स भी यूज होती है, और अगर तुम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टाओ इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल भी इफेक्ट होती है। तभी उसका केयरटेकर पूछने लगता है कि क्या बॉडी
और सोल दो अलग अलग चीजें नहीं होती, जिसपे रियन उसे बताता है कि वो दोनों ही टाओ की ही फॉर्म्स होती है। तभी ताओफा वहां पर आ जाती है, जो कि रियन को ये सब बताने के लिए मना करती है, और वो बोलती है कि उसने वादा किया था कि वो वहां पर ये सब बातें नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने वहां पार्टी वाला माहौल बनाया होता है, लेकिन वो एक उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। फिर ताओफा उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये कैसा लगा, जिस पे रियन बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वाटर के ऊपर और नीचे एक्सरसाइज करने से और ब्रीदिंग को स्टडी करने से कोई भी अपने डोइन और थाइसोकू को ट्रेन कर सकता है, और म्यूजिक से मेडिटेशन बढ़ता है, जिससे कि शुएशु और शुएतिन ट्रेन होते हैं, और उस रूम में कोई भी ब्योचु jutsu पे फोकस कर सकता है। फिर एक दूसरा बंदा बोलने लगता है कि ये सब बकवास है, और मेरे हिसाब से यिंग और यांग ही सबसे बेस्ट है। जिस पे रियन बोलता है कि टाओ की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, एंड अलग अलग लाइफ फॉर्म के लिए यही बेस्ट होता है, जिस वजह से दूसरों के साथ ज्वाइन करने से न्यू स्ट्रेंथ बाहर आती है, और ब्योचु jutsu यूज करने से जुको की एनर्जी बढ़ चुकी होती है। और ताओफा मुंह के बनाए हुए न्यू एलिक्सर को लेकर जुको को दे देती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि वो उसमें एक ग्लोइंग स्टफ डालना भूल गई है, जिस वजह से वो जिन से उसके बारे में पूछने लगती है, पर जिन को खुद भी इसके बारे में नहीं पता होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागिरी और उसके साथियों ने सैंटा को दफना दिया होता है, और फिर सागिरी सभी से कहने लगती है कि वो सब अभी टेंसेंस के कैसल में है, जिस वजह से उन्हें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तब सभी लोग इस बात पर एग्री कर देते हैं, और सागिरी उनके कपड़ों के बारे में कहने लगती है, क्योंकि सिर्फ उसी ने ही कपड़े चेंज नहीं करे होते। फिर वो बोलती है कि हमारा गोल गाबीमारू और बाकी सभी को ढूंढना है। गाबीमारू का टारगेट एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जिस वजह से वो कैसल तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। तो मेरे हिसाब से हमारा गेट के बाहर मिलना ही सही रहेगा। तब यूजुरिहा कहती है कि क्या हमारा उनके साथ मिलना जरूरी है, और क्या इस टाइम हमें उस एलिक्सर के बारे में चिंता करनी भी चाहिए। इस टाइम यहाँ पर सिर्फ वो बड़े वाले मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि टेंसेंस भी हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और शायद इमॉर्टल भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मिशन अब मैटर भी करता है, इसीलिए अब हमारा इस आइलैंड से जल्द निकल जाना ही सही रहेगा। जिस पे सागिरी बोलती है कि नहीं, हम लोग उनसे जरूर मिलेंगे, और वो यूजुरिया से बोलती है कि तुम ऐसा इसलिए बिहेव कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ कोई भी एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है, और तुम चाहती हो कि ज्यादा से ज्यादा यामादा क्लैन के लोग शोगन के सामने तुम्हारी ही साइड ले, क्योंकि तुम इस आइलैंड से खाली हाथ जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकले, पर इसके लिए हम सभी को एक दूसरे की मदद चाहिए होगी, जिसका मतलब है कि हम सभी को गाबीमारू से मिलना ही होगा। पर हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गाबीमारू यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। जिस पे यूजुरिहा सागिरी से बोलती है कि मुझे लगता है कि गाबीमारू यहाँ तक पहुंच चुका है, क्योंकि गेट के पास एक ऐसा एरिया था जो कि जला हुआ था, और उसे लग रहा था कि सिर्फ गाबीमारू ही ऐसा कर सकता है। फिर यूजुरिहा सागिरी के गेट के बाहर मिलने वाले प्लान पे एग्री करती है, पर वो उससे पूछने लगती है कि जब वो गाबीमारू से मिलेगी तो वो उसे उसके वाइफ के बारे में क्या बोलेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, एंड हम देखते हैं कि गाबीमारू उसके साथियों के साथ टेंसन कैसल जा रहा होता है, और मई उन्हें रास्ता दिखा रही होती है। फिर गाबीमारू अपने मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, एज मेरी मेमोरी अब तक वापस भी नहीं आई है, और जो सब इन लोगों ने मुझे बताया है उस हिसाब से मेरा मिशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। आखिरकार मैं इस मिशन पे आया ही क्यों हूँ? क्या मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर यहाँ आने का कोई और रीजन भी है, और आखिरकार मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा है? फिर फूची गाबीमारू से इसका हालचाल पूछने लगता है, और गाबीमारू उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है। और तभी उनके सामने चौबे और टोमा आ जाता है, जहां चौबे कहने लगता है कि वो लोग तो सेम ही टीम में हैं, और वो अचानक से गाबीमारू पे अटैक कर देता है। फूची कहता है कि उन्हें साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, पर टोमा इसके लिए मना कर देता है। तब जैसे ही चौबे गाबीमारू पे अटैक करता है, वैसे ही गाबीमारू उसकी गर्दन को तोड़ के उसे मार देता है, और सबको बताता है कि साथ मिलकर लड़ना पॉइंटलेस है। तभी मेई गाबीमारू को बताती है कि चौबे की टाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और हम देखते हैं कि वो मरा नहीं है, और वो गाबीमारू को उठा के जमीन पे पटक देता है, और वो बोलता है कि वो भी साथ मिलकर लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तब ब्लेड ड्रैगन एंड फूची ये देख के हैरान होते हैं कि चौबे ने खुद को हील कर लिया होता है। फिर गाबीमारू अपने मन में सोचने लगता है कि इन लोगों ने मुझे कहा था कि इस आइलैंड पे इमॉर्टल मॉन्स्टर्स राज करते हैं, तो क्या ये लोग कल रात इसी के बारे में बात कर रहे थे? और अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे पकड़ के
इससे सारा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। फिर गाबीमारू चौबे पर अटैक कर देता है, पर वो गाबीमारू का पैर पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। तब गाबीमारू ये डिसाइड करता है कि अब वो उसे पूरी तरह से तोड़ के ही रहेगा, जिस वजह से वो चौबे के ब्रेन पर टारगेट करने लगता है एंड उसकी आंखें फोड़ देता है। एंड चौबे भी गाबीमारू के मुंह पे लात मार देता है एंड गाबीमारू भी अपने मुंह से उसका पैर फाड़ देता है। और फिर चौबे इंस्टेंटली अपनी आंखों को भी हील कर लेता है। पर फिर गाबीमारू चौबे के हर एक वाइटल पॉइंट पे हमला करने लगता है, जिस वजह से उन्हें लड़ता हुआ देख के बाकी सभी को लग रहा होता है कि दो मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। गाबीमारू फिर से अपने मन में सोचने लगता है कि ये भी बाकी सभी की तरह ही है, मुझे बस इस पे तब तक अटैक करते रहना है जब तक ये मूव करना बंद ना कर दे। पर तभी चौबे फिर से अपने आप को हील करने लगता है और लात मार के वहां की जमीन को तोड़ देता है। फिर चौबे गाबीमारू से बोलने लगता है कि तुम पहले मुझे स्ट्रांग लग रहे थे, जिस वजह से मैंने तुमसे थोड़ी मार खा ली, पर तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकले। और ये कहते ही वो गाबीमारू पे फिर से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही गाबीमारू इन रिटर्न अटैक करने लगता है, चौबे को ऑलरेडी पता चल जाता है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है, जिस वजह से वो उसे काउंटर कर लेता है और गाबीमारू फिर भी उसकी दो उंगलियों को काट लेता है। ये सब देख के ब्लेड ड्रैगन को भी लग रहा होता है कि गाबीमारू कमजोर हो चुका है, जिस वजह से वो मेई से पूछने लगता है कि क्या उसके बेहोश होने की वजह से वो कमजोर हो गया है, जिसपे मेई उसे बताती है कि गाबीमारू के टाओ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। फिर गाबीमारू खुद से ही बोलने लगता है कि चाहे मैं कितना भी फोकस कर दूं, पर मेरे मन में से ये फीलिंग नहीं जा रही है। फिर मेई बोलती है कि टाओ के लिए स्ट्रांग और वीक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर गाबीमारू के अंदर स्ट्रांग का कोई सीड ही नहीं है, जिसका मतलब है कि वो अपने मेमोरी के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो चुका है, जो कि उसे स्ट्रांग बनाती थी। अभी तक गाबीमारू के अटैक से चौबे को कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो टोमा से सभी को खत्म कर देने के लिए कहता है, जिससे फूची को पता चल जाता है कि टोमा और चौबे भाई भाई हैं। और टोमा सबसे पहले ब्लेड ड्रैगन के ऊपर ही अटैक कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लेड ड्रैगन के पास एक हाथ नहीं है तो उसे हराना आसान होगा। पर ब्लेड ड्रैगन अपने एक हाथ से ही उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि टोमा उसे कमजोर समझ रहा है, जिससे ब्लेड ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोमा से उसका स्वॉर्ड छीन लेता है और उसके ऊपर एक हेडबट से अटैक कर देता है। और फिर वो टोमा को उसका स्वॉर्ड लौटा देता है एंड बोलता है कि अब वो उससे बिना किसी स्वॉर्ड के ही लड़ेगा, जिसपे फूची ब्लेड ड्रैगन को रोकने लगता है, बट वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब टोमा को भी समझ में आ जाता है कि ब्लेड ड्रैगन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड वो उस पे अटैक करने के लिए प्लानिंग करने लगता है। और फिर वो ब्लेड ड्रैगन पे फिर से अटैक कर देता है, पर वो टोमा को एक मुक्का मार के ही रोक लेता है। और जैसे ही टोमा फिर से अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही ब्लेड ड्रैगन अपने पैर से उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। तब ब्लेड ड्रैगन टोमा को बताता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट उसका एक्सपीरियंस अभी भी बहुत ज्यादा कम है। तब वो टोमा को मारना स्टार्ट कर देता है और फिर वो टोमा को देख के समझ आता है कि वो फाइटिंग के लिए अपने भाई पे डिपेंड करता है। टोमा फिर से ब्लेड ड्रैगन के साथ लड़ने को रेडी हो जाता है और टोमा डोची को फूची और मेई के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है, जो सुनते ही फूची भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। हमें फिर गाबीमारू एंड चौबे का फाइट दिखाया जाता है एंड चौबे अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। टाओ की वजह से मैं इस निंजा का हर एक मूवमेंट देख सकता हूँ और मैं बहुत ही जल्द खुद को रीजनरेट भी कर सकता हूँ। फिर वो गाबीमारू पे अटैक करके उसे जमीन पे पटक देता है और गाबीमारू को भी समझ में आ जाता है कि वो बिना फोकस के नहीं जीत सकता, जिस वजह से वो अपनी अजीब सी फीलिंग को भूलने की कोशिश करता है ताकि वो हॉलो बन सके। और तभी उसे शिनोबी का रूल याद आता है कि मरने से पहले उसे एनिमी को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देना है, जिस वजह से वो अपने निंजुत्सु को एक्टिवेट कर लेता है और खुद को आग में जलाने लगता है। और फिर गाबीमारू अपने निंजुत्सु से चौबे पर अटैक करने लगता है और वो उसकी रीजनरेशन से भी ज्यादा तेजी से उस पर अटैक कर रहा होता है और गाबीमारू खुद के साथ चौबे को जलाने लगता है, जिसपे वो गाबीमारू से पूछने लगता है कि क्या वो उसे मारने के लिए खुद को भी मार देगा, जिसपे गाबीमारू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चौबे डिसाइड करता है कि वो अब अपने अंदर के पूरे टाव को रिलीज कर देगा एंड वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ फूची ने भी डोजी को हरा दिया होता है एंड सभी लोग चौबे का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान हो जाते हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि आजा खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड अब वो गाबीमारू पे अपने टेंटिकल से अटैक करने लगता है,
जिसे डॉज करके गाबिमारू अपने निंजुत्सु का यूज करके आजा के ऊपर एक फायर टोर्नेडो से अटैक करता है, बट आजा भी इस अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है और अपने टेंटिकल्स से वो फिर से गाबिमारू पे अटैक करने लगता है। पर गाबिमारू भी नहीं रुकता और अपने निंजुत्सु से वो आजा पे अटैक किए जा रहा था, जिससे देख के बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों किस लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अचानक से आजा कुछ महसूस करता है एंड बोलता है कि मैं ये कहाँ पर आ गया और वो निंजा कहाँ चला गया। आजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता वो आखिर कहाँ आ गया, जिस वजह से उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उसका मॉन्स्टर फॉर्म गाबीमारू पे कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहा था। फिर ब्लेड ड्रैगन गाबीमारू से कहने लगता है कि तुम अपना टाओ यूज क्यों नहीं कर रहे, तुमने पहले भी तो उसे यूज किया था। जिस पे मेई बोलती है कि वो अभी टाओ यूज नहीं कर सकता क्योंकि अब बाकी सभी चीजों के साथ साथ वो टाओ को यूज करना भी भूल चुका है। फिर गाबीमारू भी सोचने लगता है कि इस तरह तो वो जीत नहीं पाएगा और डिसाइड करता है कि वो फिर से अपनी फायर निंजुत्सु को यूज करेगा। गाबीमारू सोचता है कि वो अगर मर भी गया तो दूसरा कोई निंजा आके उसे रिप्लेस कर देगा, इसीलिए मरने से पहले वो आजा को जितना हो सके उतना डैमेज देने की कोशिश करेगा। जैसे ही गाबीमारू आजा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी पीछे से उसकी वाइफ की शैडो उसे रोक लेती है। पर गाबीमारू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन इसके बावजूद गाबीमारू अपने निंजुत्सु का यूज करके आजा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिस पे ब्लेड ड्रैगन बोलता है कि ऐसे तो ये बंदा मारा जाएगा, आखिर ये सोच क्या रहा है। जहाँ पे फूची बोलने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों ही भूल चुके हैं कि ये दोनों आखिर यहाँ पर आए क्यों हैं एंड अब बस ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और टोमा भी ये सब देख के सोचने लगता है कि आखिर मेरा भाई ये सब क्या कर रहा है, क्या ब्लेड ड्रैगन सही बोल रहा था, क्या मेरा भाई ये सब मेरे लिए कर रहा है। और दूसरी तरफ आजा एकदम रेज में होता है और कंटिन्यूअसली गाबीमारू पे अटैक किए जा रहा होता है। फिर हमें आजा का पीओवी दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुका है और उसे बस अंधेरा दिख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टोमा आजा के पास आया था एंड एक टेंटिकल टोमा के पेट में घुस जाता है। आजा बिना रियलाइज करे अपने भाई को मारने ही जा रहा था कि तभी टोमा बोलता है कि मुझे लग रहा था कि अब तक हम दोनों साथ में लड़ रहे थे, लेकिन आज तक तुम अकेले ही लड़ रहे थे क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। इसी टाइम पे गाबीमारू एक मौका देखता है एंड सोचता है कि वो उन दोनों को ही एक साथ ही जला देगा, जो देख के मई उसे रोकने की कोशिश करती है एंड वो देखती है कि गाबीमारू के अंदर बिल्कुल भी टाव नहीं है और अगर वो ये अटैक करता है तो वो खुद भी मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मई भी अपनी पावर यूज करती है एंड वहां की जमीन टूटने लग जाती है, जिससे गाबीमारू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड आजा एक गड्ढे में गिरने लगता है और वो गिरते गिरते टोमा को वेट करने के लिए कहता है। अपनी पावर यूज करने की वजह से मे भी बेहोश हो जाती है, बट ब्लेड ड्रैगन आके उसे पकड़ लेता है एंड दूसरी तरफ फूची ने भी उस मॉन्स्टर को पकड़ रखा था। फिर हम देखते हैं कि मे अचानक से एक बच्ची से टीनेजर बन चुकी थी एंड ये देख के ये दोनों ही बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम सागिरी एंड उसका ग्रुप दिखाया जाता है, जिसने होको का सिर अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। फिर शियोन बोलता है कि इस जगह से जो आवाज आ रही है वो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी है, जिस पे उसे लगता है कि बाहर कोई तो है। फिर उजरिहा सोचने लगती है कि आखिर इस आइलैंड को किसने और क्यों ही बनाया है। फिर होको सोचने लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइट है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के लिए और इस आइलैंड पे कुछ तो गलत हो रहा है और अब ह्यूमंस ने टेंसेंस को भी मारना शुरू कर दिया है, जो कि इस आइलैंड को चेंज कर रहा है। फिर ये लोग गेट से बाहर निकलते हैं एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें गाबीमारू का ग्रुप दिखाया जाता है जहां फूची ने टोमा और डोशी को बांध रखा होता है और तामिया ने गाबीमारू को अपने हाथ में उठा रखा होता है। और इसके बाद ये दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं एंड सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये सब कहाँ से आ गए। फिर होको मेई से पूछने लगता है कि क्या तुमने अपनी पावर्स को यूज किया है, जो देख के फूची सोचने लगता है कि आखिर ये बात कैसे कर रहा है, ये तो सिर्फ एक सिर है, तो आखिरकार ये बात कैसे कर रहा है। फिर होको सभी को थैंक यू बोलता है मेई को सेफ रखने के लिए। फिर होको सोचने लगता है कि आखिर ये लोग कौन है जिसने एक टेंशन तक को मार दिया, वो पिछले 1000 सालों में ऐसे किसी इंसान से अब तक नहीं मिला। पर अब उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मिलके इस आइलैंड को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। फिर सभी लोग मिलके अब तक जो कुछ भी हुआ उस बारे में बात कर रहे होते हैं एंड शियोन बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस कैसल से दूर चले जाना चाहिए। बट सागिरी बताती है कि गाबीमारू और मे अभी चलने की हालत में नहीं है
यहाँ सागिरी भी मेई को देख के शॉक हो चुकी थी कि मेई एक बच्ची से अचानक एक टीनेजर बन चुकी है एंड वो मेई को गले से लगा लेती है। जहाँ शियोन अभी भी यही सोच रहा था कि सिर्फ 3 दिनों में ही इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिस पे तामिया बोलता है कि हम लोग पहले से ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो होना ही था। और फिर वो बोलता है कि अब इस टोमा का क्या करना है, इसने तब से अब तक एक भी शब्द नहीं बोला है, तुम लोगों ने इसे जिंदा तो रखा है पर अगर चाहिए तो मैं ही इसे मार देता हूँ। जिस पे सागरी बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हम आगे और कैसी चीजों से सामना करेंगे, इसीलिए वो नहीं चाहती कि अभी और कोई भी मारा जाए। एंड ये कह के वो अपनी स्वॉर्ड लेके ब्लेड ड्रैगन के सामने आ जाती है, जो देख के तामिया भी सरप्राइज हो जाता है एंड दोनों अपनी स्वॉर्ड लेके एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उज़ुरिहा बोलती है कि क्या तुम लोग लड़ते ही रहोगे या गाबीमारू को भी देखोगे, ये तो शायद मरने ही वाला है। जिस पे सागरी बोलती है कि हाँ, हमें पहले गाबीमारू को ट्रीट करना पड़ेगा एज वो बेहोश हो चुका है। जिस पे तामिया बोलता है कि वो बेहोश नहीं हुआ है, तामिया ने ही उसे मार के सुला दिया है क्योंकि गाबीमारू बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था और बस लड़ने की ही कोशिश कर रहा था। बट शियोन बोलता है कि फिर भी इस बंदे ने अपना काफी सारा टाव यूज कर लिया है एंड इसीलिए ये किसी भी मोमेंट पे मर सकता है। जिस पे फूची बोलता है कि उसने भी काफी कुछ करके सिर्फ गाबीमारू के वुंड्स को ही थोड़ा बहुत ठीक कर पाया है। बट तभी अचानक से गाबीमारू उठ के खड़ा होने लगता है एंड सोचता है कि अभी तक तो मेरी ताकत भी वापस नहीं आई है एंड इतने सारे अजनबी मुझे घेरे हुए हैं। तभी सागिरी उससे पूछने लगती है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है एंड गाबीमारू बोलता है कि वो अब ठीक है। बट सागिरी गाबीमारू से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। सभी लोग ये सुन के सरप्राइज हो जाते हैं एंड गाबीमारू बोलता है कि मैं तो गाबीमारू हूँ। एंड नेक्स्ट मोमेंट ही शियोन और फूची गाबीमारू पे अटैक कर देते हैं एंड सागिरी बोलती है कि शायद अब उसका टाउ नॉर्मल नहीं रहा, जिसकी वजह से उसके मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है। जिसके बाद शियोन भी अपनी वेव्स को यूज करके नोटिस करता है कि गाबीमारू का जो सोल है वो अब बदल चुका है। बट दूसरी तरफ गाबीमारू सोच रहा होता है कि क्या मैं इस लड़की को मार दूं, पर ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है। पर फिर सागिरी आके गाबीमारू से पूछती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पर टाओ तुम्हें ठीक कर सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पर गाबीमारू बार बार उससे दूर जा रहा होता है, इस वजह से सागिरी उसके ऊपर ही चढ़ जाती है एंड वो अपने टाओ को गाबीमारू तक ट्रांसफर कर रही होती है, जिससे गाबीमारू भी सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि आजा पहाड़ों से नीचे गिरा है एंड वो खुद को हील करने लगता है। फिर आजा भी रियलाइज करता है कि उसके टाव ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, पर आजा फिर भी खुश हो जाता है एंड सोचता है कि अगर उसने इस पावर को कंट्रोल कर लिया तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहां पे खड़े हुए होते हैं एंड उन्हें देख के आजा बोलता है कि अब तुम लोगों से लड़के ही मैं अपनी टाव की प्रैक्टिस करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड सभी लोग एक गुफा के अंदर पहुंच चुके होते हैं एंड शियोन बोलने लगता है कि कहीं टेंशन से यहाँ भी ना आ जाए। एंड फिर वो गाबीमारू से पूछता है कि गाबीमारू, तुम भी तो एक से लड़े थे। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि हाँ, मैं गेट पे एक से लड़ा तो था। एंड सागरी ये देख के खुश हो रही थी कि गाबीमारू को अब धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। जिसके बाद उजरीहा बोलती है कि अब हम सबको इस आइलैंड से बाहर निकल जाना चाहिए। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके ही वापस जाएगा ताकि वो फिर से अपनी वाइफ से मिल सके। जिस पे उजुरिया बोलती है कि क्या पता ये सब एक इल्यूजन हो जो कि तुम्हारे विलेज चीफ ने तुम्हारे दिमाग में क्रिएट किया है। बट गाबीमारू बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो अपनी वाइफ को फील कर सकता है, वो इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता है, पर उसे यकीन है कि उसकी वाइफ उसके लिए वेट कर रही है, इसीलिए उसे किसी भी हालत में यहाँ से एलिक्सर ऑफ लाइफ यहाँ से लेके ही जाना होगा। फिर उजरिहा इसे गाबीमारू की वीकनेस बोलती है, बट शियोन बोलता है कि उसकी वाइफ उसके लिए उसकी वीकनेस ही नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी है, जो कि उसकी टाव को देख के समझ में आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फिर से आजा को दिखाया जाता है, जहां उसने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है। एंड तभी वहां रियन भी आ जाता है एंड आजा से पूछता है कि क्या तुम ही हो जिसने मुदान को भी मार डाला। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आजा के पीछे रियन आ जाता है एंड आजा से पूछता है कि क्या उसी ने मुदान को मारा है। बट आजा के कुछ बोलने से पहले ही रियन उसे मारने की कोशिश करता है, पर आजा भी खुद को हील कर लेता है एंड ये देख के रियन भी आजा में इंटरेस्ट दिखाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम दोषी को देखते हैं जिसको कि फूची ने पकड़ रखा था।
फूची पहले तो उस डोशी को डाइसेक्ट करके देखना चाहता था, पर अभी वो उसे छोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि सभी लोग मेई को लेके परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो अभी भी रिकवर नहीं हो रही थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पावर यूज करने की वजह से वो ऐसी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि यूजुरिहा को अभी भी डाउट है कि आखिर ये छोटी लड़की है कौन, जिस पे फूची बताता है कि ये काइंड ऑफ एक टेंशन है। फिर फूची बोलता है कि अभी मेरे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, पर फिर भी मैं इसके लिए कोई दवाई बना देता हूँ, पर इसके बदले में मुझे टेंशन्स और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि मेरे एक फैमिली मेंबर की डेथ हुई है और मैं जानता हूँ कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग कौन और क्या हो और तुम लोगों को चाहिए क्या। फिर फूची सागिरी को भी अपने साथ मेडिसिन बनाने के लिए कहने लगता है एंड दूसरी तरफ गाबीमारू ने बाकी के लोगों को अपने पास बुला लिया होता है, जिस वजह से ब्लेड ड्रैगन इसका रीज़न पूछने लगता है, जिस पे गाबीमारू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी ट्रेनिंग में मदद करो। जो सुन के ब्लेड ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है एंड वो गाबीमारू से बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करो। और गाबीमारू टोमा को भी उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, जिस पे यामाडा टोमा से बोलता है कि अगर तुमने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करी, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ब्लेड ड्रैगन टोमा के हाथों के रस्सी को काट देता है और उसे अपनी स्वॉर्ड दे देता है। एंड अब सभी लोग गाबीमारू पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड टोमा अपनी फुल स्पीड से गाबीमारू पे अटैक कर देता है, बट गाबीमारू उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था एंड सोच रहा था कि मुझे इसके अटैक्स को देख के नहीं बल्कि अपनी टाव से महसूस करके डॉज करना होगा। फिर गाबीमारू अपनी टाव को यूज़ करके टोमा और ब्लेड ड्रैगन के अटैक से भी बच जाता है और वो अपनी टाव का यूज़ करके सभी से बड़ी ही आसानी से लड़ रहा था, जो देख के नुरुगाई बोलती है कि ऐसे तो गाबीमारू टेंसेंस को बहुत ही आसानी से हरा देगा। पर गाबीमारू बोलता है कि ये अभी भी काफ़ी नहीं है एंड गाबीमारू को देख के यामादा सोचने लगता है कि ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा है और शायद वो टेंसेंस को भी हरा पाए। पर क्या हम लोग एक क्रिमिनल पे भरोसा कर सकते हैं? फिर वो गाबीमारू से बोलता है कि उसने टाओ को ऑब्जर्व करके सीखा है कि टाओ के कई सारे टाइप्स होते हैं एंड उन्हीं डिफरेंट टाइप्स को यूज़ करके ही टेंसेंस को हराया जा सकता है। फिर दूसरी तरफ टोमा ब्लेड ड्रैगन के पास जाता है, जो देख के ब्लेड ड्रैगन को लगता है कि वो उससे लड़ने के लिए आया है। पर तभी टोमा उसके सामने झुक जाता है एंड ब्लेड ड्रैगन से उसे फाइटिंग सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। पर ये सुन के ब्लेड ड्रैगन टोमा से पूछता है कि वो टोमा पे कैसे भरोसा करे। इसकी क्या गारंटी है कि वो उन लोगों को ही मारने की कोशिश नहीं करेगा। जिस पे टोमा अपने बालों को काट देता है एंड अपनी बातों की सीरियसनेस को दिखाता है, जो देख के ब्लेड ड्रैगन भी उसे सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी टोमा अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी मुझे बस किसी भी तरह से ताकतवर बनना है ताकि मैं अपने भाई की मदद कर सकूं और मैं इन लोगों को तो बाद में भी मार सकता हूं। दूसरी तरफ रियन के साथ लड़के आज़ा को समझ में आ जाता है कि वो डोशी से ज़्यादा ताकतवर है एंड वो टेंसेंस में से एक है। रियन आज़ा की टाव और रीजनरेशन एबिलिटी देख के उसकी तारीफ करता है एंड बोलता है कि अब तो मुझे तुम पे स्टडी करनी ही पड़ेगी। और ये कह के ही वो टाव का यूज़ करते हुए आज़ा पे अटैक कर देता है। रियन की ताकत देख के आज़ा को समझ में आ जाता है कि वो रियन से ऐसे नहीं जीत सकता। उसे रियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए फिर से एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या वो अपने ऊपर कंट्रोल रख पाएगा या नहीं। बट फिर वो सोचता है कि अभी ये सब का टाइम नहीं है, अभी या तो मैं मरूंगा या तो मारूंगा। और इसके बाद आज़ा फिर से एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के रियन भी शॉक हो जाता है। बट तभी आज़ा अपने एक टेंटिकल से अटैक करके रियन का एक हाथ काट देता है और अगले ही मोमेंट आज़ा एक दूसरा टेंटिकल रियन के पेट में घुसा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस बात पे रियन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मॉर्टल ऐसा भी कर सकता है। और आज़ा देखता है कि रियन रीजनरेट भी नहीं हो रहा, जिस वजह से उसे लगता है कि रियन अब मर चुका है। पर तभी उसके पीछे से रियन आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी कई सारे रियन होते हैं। फिर रियन बोलता है कि अब मैं तुम्हें कैसल ले जाऊंगा ताकि मैं तुम पे और अच्छे से स्टडी कर सकूं। ये सुनते ही आज़ा फिर से रियन पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी अब उसकी लिमिट तक पहुंच चुकी है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर रियन बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मारे जाओगे एंड ये कहते ही वो आज़ा को बेहोश कर देता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि रियन ने आज़ा को एक बेड से बांध दिया होता है और वो देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पे है। तभी वहाँ पे रियन अपनी फीमेल फॉर्म में आ जाती है और आज़ा उससे पूछने लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ और तुमने मुझे बेड से क्यों बांध रखा है। जिस पे रियन बोलता है कि अब मैं तुम पे ब्योचू जुत्सु का यूज़ करूँगी क्योंकि तुम मेरे रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। फिर दूसरी तरफ मेई सबको इस आइलैंड के बारे में बताने लगती है कि इस आइलैंड और टेंसेंस को एक सिंगल ह्यूमन ने बनाया है जो कि मेनलैंड का एक बहुत ही बड़ा रिसर्चर था और वो इमॉर्टैलिटी पे रिसर्च कर रहा था। टाओइज्म में लोग मानते हैं कि सभी चीज़ें टाओ से कनेक्टेड होती है एंड इस आइलैंड पे उस आदमी को समझ में आ गया था कि वो टाओ को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। तब उसने इस आइलैंड पे लिविंग क्रिएचर्स के टाओ को बार बार मिक्स करने की कोशिश करी ताकि वो इमॉर्टैलिटी अचीव कर सके। और इसी तरह टेंसेंस को क्रिएट किया गया था जो कि प्लांट्स और ह्यूमंस के फ्यूजन थे, जिस वजह से वो मेल और फीमेल दोनों हैं। और उन लोगों ने इन हजार सालों में अपनी टाओ को मास्टर कर लिया है, जबकि ज़्यादातर ह्यूमंस टाओ को यूज़ भी नहीं कर पाते। और इसीलिए कोई भी ह्यूमन टेंसेंस को नहीं हरा सकता, बट उन्हें हराने का बस एक ही तरीका है और वो है टाओ। ये सुन के यूजरिया पूछती है तो फिर ये लोग इस आइलैंड में कैद होके क्यों रह रहे हैं। जिस पे फूची बोलता है कि टेंसेंस यहाँ रह के एक ऐसी टेक्निक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो लोग आसानी से इमॉर्टल बन सकें। जो सुन के सागरी पूछती है तो क्या एलिक्सिर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है। जिस पे फूची बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी वो डेवलपमेंट में है, बट उसका एक प्रोटोटाइप रेडी है जिसमें वो लोग ह्यूमंस की लाइफ को गैदर करते हैं और अपने टाव में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। और इसी वजह से टेंसेंस इतने सालों से ज़िंदा हैं और उनकी टाव भी पक्का खुद से सस्टेन नहीं कर रही होगी, जिस वजह से अगर वो एक बार में ही बहुत सारा टाव खो देंगे तो वो लोग मर भी सकते हैं। फिर यूजरिहा पूछती है कि अगर उन लोगों ने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर लिया तो तब वो लोग क्या करेंगे। जिस पे मई उन्हें बताती है कि शायद वो लोग ये सब ग्रैंड मास्टर शूफू की वजह से कर रहे हैं। जिस पे हमें पता चलता है कि शूफू वही इंसान है जिसने इस आइलैंड और टेंसेंस को बनाया है। फूची बताता है कि शूफू क्वेन डायनेस्टी के फर्स्ट एम्परर के लिए काम करता था। उसने इमॉर्टिलिटी अचीव करने के लिए 3000 बच्चे लिए थे और 100 क्राफ्टमैन के साथ ईस्टर्न सी में कहीं गायब हो गया। और ये बात 1000 साल पुरानी है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आज भी इस आइलैंड पे कहीं पे अपनी रिसर्च कर रहा हो। ये सब बातें रियन ने भी आज़ा को बता दिया होता है और वो ये भी बताता है कि ये इमॉर्टलिटी पे रिसर्च करने का और इमॉर्टल्स को क्रिएट करने का एक गार्डन है। ये सब सुनने के बाद आज़ा पूछता है कि तुम इस आइलैंड पे मौजूद सभी लोगों को एलिक्सर ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हो। जिस पे रियान बोलती है कि हम तो मेनलैंड के सभी लोगों को भी एलिक्सर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके लिए हमने एक प्लान भी बना लिया है और अगर तुम हमारी मदद करते हो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनने के बाद आज़ा सोचने लगता है कि सही चॉइस क्या होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो अभी रियान को नहीं हरा सकता, जिस वजह से वो अपने भाई को याद करके इसके लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ मेई अचानक से बेहोश हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि मेई का एक हाथ ट्री में कन्वर्ट हो रहा है। ये देख के किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है। जिस पे मेई उन सबको बताती है कि उसकी बॉडी परफेक्ट नहीं है, जिस वजह से वो जब भी टाओ को यूज़ करती है वो ट्री में कन्वर्ट होती जाती है। जिस पे यूजुरिहा बोलती है कि वो बाकी के टेंसन्स की तरह खुद को हील क्यों नहीं कर लेती। जिस पे मेई बोलती है कि रियन ने उसके इस एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस पे सागरी उससे रियन के बारे में पूछने लगती है, जिस पे मेई बोलती है कि वो और रियन मास्टर शूफू के पहले स्टूडेंट थे, बट रियन धीरे धीरे चेंज हो गया और वो उसे नहीं रोक पाई, जिस वजह से वो वहां से भाग गई। होको भी ये सब सुनने के बाद मेई को उसकी टाव यूज करने के लिए कहता है, क्योंकि टेंसेंस दूसरे क्रिएचर्स की टाव को निकाल के खुद के लिए यूज कर सकते हैं। सागिरी इसके लिए मना कर रही होती है क्योंकि इससे होको मर सकता है, पर होको इसके लिए रेडी था। मेई भी इस चीज के लिए नहीं मान रही थी, पर होको कहता है कि उसकी मेई जैसी ही एक बेटी थी जिसे वो नहीं बचा पाया, इसीलिए वो अब किसी भी तरह से मेई को बचाना चाहता है। एंड वो मेई को उसकी टाव यूज़ करने के लिए कहता है और तब मेई होको की टाव को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ठीक हो जाती है।
पर इस वजह से होको को जाना पड़ता है एंड इससे मेई काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद ब्लेड ड्रैगन भी वहाँ पे आ जाता है और वो मेई को पहले जैसा देख के उदास हो जाता है। तभी मेई को एहसास होता है कि और कुछ लोग इस आइलैंड पे आ चुके हैं और हम देखते हैं कि यामादा क्लैन और गाबीमारू के विलेज के कुछ लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें शोगन और कुछ ऑफिशियल्स को दिखाया जाता है जहां वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन लोगों ने कुछ और लोगों को आइलैंड पे भेजने की तैयारी करी है क्योंकि गाबीमारू और बाकियों को उस आइलैंड पे गए 2 दिन हो चुके थे और अब तक कोई भी वहां से एलिक्सर लेके नहीं आया था। इसलिए अब यामादा क्लैन के और 4 एग्जीक्यूशनर्स एंड इवागाकुरे के 50 निंजास उस आइलैंड पे जाने वाले थे और शोगन बोलता है कि अब तो ये लोग पक्का उस एलिक्सर को लेके ही आएंगे। बट एक दूसरा ऑफिशियल सोच रहा होता है कि इस काम के लिए इतने सारे निंजास को भेजने की क्या ज़रूरत थी। उस निंजा विलेज के लीडर का ज़रूर कोई दूसरा मोटिव है। उसे देख के शोगन पूछता है कि क्या कोई परेशानी है, हम जल्दी ही उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। जिस पे वो ऑफिशियल पूछता है कि क्या तुम लोग इतने सारे निंजास को कंट्रोल कर पाओगे। ऊपर से वो 2 एग्जीक्यूशनर्स भी अनरैंक्ड हैं। जिस पे शुगन बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटा लड़का असाइमॉन है एंड उसकी उम्र कम होने की वजह से वो अभी तक अनरैंक्ड है, बट स्किल्स के हिसाब से वो टॉप 2 स्टूडेंट्स में से एक है और वो लड़की ईसुजू है। इवन दो वो एक लड़की है बट वो फिर भी एक काफ़ी अच्छी फाइटर है और उसने शोगनेट को भी ट्रेनिंग दी है और रूल्स की वजह से इन दोनों को अभी तक कोई रैंक नहीं दी गई है और हमारे साथ जिक्का भी जा रहा है और वो कुछ हो ना हो बट काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है और हम बस सुपरवाइज नहीं करने वाले, हम अपने क्लैन मेंबर्स को सेफ रखने के लिए सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। तभी आसाइमोन आके उस ऑफिशियल से पूछता है कि अगर तुम्हें डाउट है तो क्या मैं अपने स्किल्स को यूज़ करके दिखाऊं। जो सुन के ईसुजू घबरा जाती है और आसाइमोन बोलता है ये आदमी हमें यूजलेस समझ रहा है क्योंकि हम लोग अनरैंक्ड हैं और ये चीज़ मुझे काफ़ी गुस्सा दिलाती है और अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं अभी इन सभी निंजास को अकेले ही मार सकता हूँ। जिस पे एक निंजा बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और ये कहते ही आसाइमोन एक निंजा पे अटैक करके उसका मास्क काट देता है। बट तभी ईसुजू आसाइमोन पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है कि इन निंजास के साथ रूड बिहेव मत करो। तभी वो निंजा अपना मास्क हटा के बोलने लगता है कि आप लोगों को ऐसे छोटी बातों पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ईसुजू उसे आसाइमोन के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है बट वो निंजा बोलता है कि एक निंजा का लाइफ हमेशा उसके मास्टर को बिलोंग करता है और इस मिशन के लिए यामादास ही हमारे मास्टर हैं। अगर आप लोग हमें डाउट कर रहे हैं तो हम में से किसी को भी आप सिलेक्ट करिए और उसे साथ ही साथ एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा ताकि हम हमारी लॉयल्टी प्रूव कर सकें। और आसाइमोन उसी निंजा को ही सिलेक्ट कर लेता है। ये सुनते ही वो बोलता है कि ठीक है और गाना गाते हुए खुद ही अपने गले में एक स्वॉर्ड घुसा देता है। ये सीन देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक और साइलेंट हो जाते हैं। इसके बाद एक दूसरी निंजा बोलने लगती है कि हमारी खुद की कोई विल नहीं है और हम इसी में खुश हैं कि आप लोग हमें एक टूल की तरह यूज़ करें। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हम पे ट्रस्ट करिए। ये सब देख के वो ऑफिशियल बोलता है कि बस बहुत हुआ और सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे वापस जाओ। और ईसुजू उस निंजा से बोलने लगती है कि तुम लोगों का रिजॉल्व सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इवागाकुरे का लीडर सभी निंजास से बोल रहा होता है कि इस मिशन को ज्वाइन करो और गाबीमारू को ख़त्म कर दो। मुझे नहीं लगा था कि वो लोग उसे उस आइलैंड पे भेज देंगे और मैं श्योर हूँ कि तुम लोग भी तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगे जब तक गाबीमारू मारा नहीं जाएगा। इसलिए अपने लाइफ को यूज़ करो गाबीमारू को ख़त्म करने के लिए। फिर आसाइमोन शुगन से पूछता है कि क्या तुम सच में इन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो। जिस पे शुगन बोलता है कि मैं भी इन पे भरोसा नहीं करता, इसीलिए आइलैंड पे सिर्फ हम लोग ही एलिक्सर को ढूंढेंगे। आसाइमोन बोलता है तो फिर उन क्रिमिनल्स का क्या जो उस आइलैंड पे हैं। शुगन बोलता है कि उन सभी क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट कर दो जो तुम्हें उस आइलैंड पे दिखे और मैं अपने क्लैन के हर एक मेंबर को इस आइलैंड से वापस लेके जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि सभी लोग अब उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं एंड जिक्का बोलता है कि न जाने और कितने लोग अब इस आइलैंड पे मरेंगे और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी जिंदा वापस जाएगा। तभी शुगेन के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड दूसरी तरफ सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि
आइलैंड पे एक दूसरा एक्सपीडिशन ग्रुप आ चुका है और यामादा बोलता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली शूगन का ग्रुप है। जिस पे गाबीमारू पूछता है कि क्या ये शूगन हमारा एलाय होगा। सागिरी बताती है कि हाँ, और वो सभी यामादाज में सबसे ज्यादा स्किल्ड और स्ट्रांग है। जिस पे ब्लेड ड्रैगन बोलता है कि उतना काफी नहीं है इस आइलैंड पे सरवाइव करने के लिए, टाओ को मास्टर करना जरूरी है। जो सुन के यामादा बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद शूगन टाओ को यूज कर सकता है। जब भी हम साथ में ट्रेनिंग किया करते थे, वो मेरे सिक्स्थ सेंस को फील कर पाता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूगन भी टाओ को देख सकता है और वो ईसुजू को अपना स्वॉर्ड देते हुए बोलता है कि इसे तुम रखो। ये सुन के ईसुजू शॉक हो जाती है और पूछती है कि तो फिर तुम इस मॉन्स्टर से कैसे फाइट करने वाले हो। जिस पे शूगन बोलता है कि ये स्वॉर्ड मेरी प्राइड है। एज एन एग्जीक्यूशनर मैं इसे एक वाइल्ड बीस्ट को मारने के लिए यूज नहीं करूंगा। फिर वो उस मॉन्स्टर को एक लात मार के नीचे गिरा देता है और एक घूसा मार के उसका सिर ही उड़ा देता है। फिर दूसरी तरफ नुरुगाई बोलती है कि अगर शूगन सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। बट यामादा इस बात पे बिल्कुल चुप रहता है। जो देख के नुरुगाई उससे पूछती है कि क्या कोई बात है। जिस पे यूजुरिहा बोलती है कि शायद मैं शूगन को जानती हूँ और वो एक इंसिडेंट से रिलेटेड है। ब्लेड ड्रैगन पूछता है कि इंसिडेंट क्या, उसने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। सागिरी बोलती है कि नहीं, उसे हम एक प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते। गाबीमारू पूछता है कि तो फिर वो क्या है। जिस पे सागिरी बोलती है कि जब सिल्वर सरपेंट क्लैन का लीडर पकड़ा गया था, उसने अपने साथियों का लोकेशन बताने से मना कर दिया। तभी शुगन को बुलाया गया और उसने आते ही उस क्लैन के दूसरे कैप्चर्ड लोगों के सिर उसी के आंखों के सामने काटना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से बोलना शुरू करे। इस सब से इम्प्रेस होके शोगन ने शूगन को स्पेशल अथॉरिटी दी, जिससे शूगन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो सुन के ब्लेड ड्रैगन बोलता है कि तो फिर वो सभी क्रिमिनल्स को मार देता है। सुनने में तो काफी कूल इंसान लगता है। सागिरी बोलने लगती है कि शूगन दिल का बहुत अच्छा है और वो अपने स्टूडेंट से काफी अच्छा बिहेव करता है। एंड सागिरी बताती है कि शूगन की ही वजह से उसे उसकी रैंक मिली थी। एंड दूसरी तरफ शूगन अब तक और भी कई सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका था। इसूजू एंड असाइमन उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। जिस पे शुगिन बोलता है कि वो ठीक है एंड कहता है कि हमारा ऑर्डर है कि हम सिर्फ ऑब्जर्व और एग्जीक्यूट करेंगे और मैं तुम लोगों का सीनियर हूं, इसलिए ये सब छोटी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो। सागिरी कहती है कि जब शुगन को यहाँ के सिचुएशन के बारे में पता चलेगा, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। जिस पे यामादा बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो बोलता है कि सागिरी, अभी तुमने शुगन से रिलेटेड जो कहानी बताई वो पूरी सच्चाई नहीं है और तुम्हें पूरा सच नहीं पता। एस यामादास इस इंसिडेंट को डिस्कस करना पसंद नहीं करते। यामादा बोलता है कि उस दिन शूगन ने 20 मेंबर्स और उनकी पूरी क्लैन को खत्म कर दिया था। सागरी बोलती है कि हाँ, मैंने भी तो वही बोला, 20 मेंबर्स। यामादा बोलता है कि नहीं, तुम समझ नहीं रही। उस दिन उसने 20 मेंबर्स और उनसे रिलेटेड सभी, यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, बच्चे, बूढ़े सभी को मार दिया था। जो सब देख के उस क्लैन का लीडर रोते हुए पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा उन बच्चों को मारना भी जरूरी था? उन बच्चों ने क्या किया था? जिस पे शुगन बोलता है कि इवन दो ये पेनफुल है बट ये करना जरूरी था। अगर मैं सिर्फ तुम लोगों को एग्जीक्यूट करता और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को नहीं, तो फ्यूचर में वही लोग फिर से तुम्हारा बिजनेस कंटिन्यू करते। और फिर वो भी रोते हुए बोलता है कि मैं प्रे करता हूँ कि तुम लोग अपनी नेक्स्ट लाइफ में अच्छे इंसान बन के वापस आओगे। और इतना कहते ही वो उस क्लैन लीडर को भी एग्जीक्यूट कर देता है। यामादा कहता है कि मुझे वो एज ए सामुराई पसंद है और वो एक दोस्त भी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस आइलैंड पे मौजूद किसी भी क्रिमिनल के साथ कोऑपरेट करेगा या उन्हें जिंदा छोड़ देगा। और मुझे तो लगता है कि वो किसी यामादा क्लैन के सामुराई को भी नहीं छोड़ेगा जो कि क्रिमिनल्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूगन को पता चल चुका है कि एजन अब नहीं रहा। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि जब शूगेन छोटा था तभी उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था और यामादा क्लैन ने उसे अपने अंडर ले लिया था। फिर एजन बोलता है कि एज एन एग्जीक्यूशनर तुम्हारी लाइफ आसान नहीं होगी और तुम्हें हर तरह के क्राइम से डील करना होगा। जिस पे शूगेन बोलता है कि जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा था वो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, तो शायद एक दिन मैं खुद ही उन लोगों को एग्जीक्यूट करूंगा। और इसके बाद शुगिन एजन के अंडर ट्रेनिंग करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि शुगिन एजन को ऐसी हालत में देख के पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तभी इसुजू पीछे से आके बोलती है कि मुझे पता है कि ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है, पर हमें रेडी रहना होगा क्योंकि हमें बाकियों को भी बचाना है।
शूगन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, बट उससे पहले हमें इन्हें एक प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। तभी शूगन एजन के लिए प्रे करने लगता है एंड पीछे से एक निंजा सोच रही थी कि ये लोग कितने अजीब हैं। ये लोग अभी इस आइलैंड पे ये सब कर रहे हैं जहाँ किसी भी मोमेंट हम पे मॉन्स्टर्स अटैक कर सकते हैं। शायद ये आदमी है ही इतना स्ट्रांग कि इसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। बट वो जिक्का को देख के सोचती है कि मैं इस आदमी को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रही हूँ, और जिक्का अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे घर वापस जाना है। और वो निंजा सोचती है कि ये आइलैंड परफेक्ट है हमारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ ये अकेला आइलैंड गाबीमारू को नहीं मार सकता। तभी उनके पीछे से एक मॉन्स्टर उन पे जाल फेंकता है, जो देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त एक दूसरा मॉन्स्टर एक सीटी बजा के और भी कई सारे मॉन्स्टर्स को वहां बुला लेता है और कहता है कि जितने पॉसिबल हो उतने लोगों को जिंदा पकड़ो। जो देख के वो निंजा हैरान हो जाती है कि ये मॉन्स्टर बात कर रहा है और सोचती है कि क्या ये दूसरे मॉन्स्टर से अलग है। जिस पे जिक्का उस मॉन्स्टर से बोलता है कि अगर तुम बात कर सकते हो तो इस सिचुएशन को हम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। जिस पे वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे उसकी ऑथोरिटी नहीं है, इसके लिए तुम्हें टेंशन से बात करनी होगी। फिर एक दूसरा मॉन्स्टर शूगन के ऊपर भी जाल फेंकने की कोशिश करता है, बट आसाइमोन और ईसुजू उस जाल को काट देते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है एंड ईसुजू उस पे अटैक करके उसका वेपन गिरा देती है और उसका एक पैर भी काट देती है। फिर आसाइमोन स्विंग करते हुए बहुत ही ब्रूटली उस मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर वो कैप्चर्ड निंजास भी उस जाल को काट के निकल आते हैं एंड बहुत आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। सभी लोग उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे और शूगन अभी भी प्रेयर कर रहा था। जैसे ही शूगन की प्रेयर खत्म होती है, एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर अटैक कर देता है, बट शूगन बहुत ही आसानी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो उठ के अपने स्वॉर्ड को डैमेज करने लगता है ताकि वो उन मॉन्स्टर्स को और भी ब्रूटली मार सके। फिर वो बात करने वाला मॉन्स्टर शूगन से लड़ने के लिए आता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हें मार के एज ए गिफ्ट प्रेजेंट करूंगा टेंसेंस के सामने। वो मॉन्स्टर अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है एंड एक फ्लैश के साथ सीन चेंज होता है और वो मॉन्स्टर अब आधा जमीन के अंदर होता है। फिर शूगन उससे बोलता है कि मैं जो कुछ भी पूछूं उसका जवाब दो, वरना मैं तुम्हें और ज्यादा ब्रूटली मारूंगा। ये कह के वो उस मॉन्स्टर को फिर से काटने लगता है। जिक्का उससे रोकते हुए बोलता है कि अब हमें फिर से मेनलैंड वापस जाना चाहिए और हमने यहाँ जो कुछ भी देखा वो सब रिपोर्ट करना चाहिए। शूगन समझ जाता है कि जिक्का बस घर वापस जाना चाहता है और इसलिए उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, बट ईसुजू आके उन दोनों को रोक लेती है और शूगन अपने बिहेवियर के लिए जिक्का से माफी मांगता है एंड वो बोलता है कि अगर हम इस आइलैंड से खाली हाथ गए तो ये यामादा क्लैन और एजन के लिए डिसरेस्पेक्टफुल होगा, इसलिए हम इस आइलैंड पे मौजूद हर जिंदा चीज को मार देंगे और इसलिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। दूसरी तरफ यामादा सभी से बोल रहा था कि हम सभी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। एक ग्रुप जाके एलिक्सर लेके आएगी और दूसरा ग्रुप इस आइलैंड से निकलने के लिए एक रास्ता बनाएगी। ये सुन के यूजरिया बोलती है कि तो फिर हमें सिर्फ एस्केप करने पे ध्यान देना चाहिए, बट गाबीमारू बोलता है कि नहीं, हमें एलेक्सर भी हासिल करना होगा। ब्लेड ड्रैगन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टेंशन से लड़ने के लिए कोई आइडिया है, जिस पे यामादा बोलता है कि टाओ के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के अगेंस्ट वीक या स्ट्रांग होते हैं, और अगर टेंसेंस टाओ यूज करते हैं तो ये प्रिंसिपल उन पे भी लागू होता है और इन्हीं एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम उनसे लड़ सकते हैं। जिस पे यूजरिहा बोलती है कि इसकी क्या गारंटी है, इससे अच्छा है कि हम लोग इस आइलैंड से भाग जाएं और कहीं जाके छुप जाएं। ये लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे, तभी एक तरफ शूगन का ग्रुप इस आइलैंड में और अंदर आ रहा था और टेंसेंस का ग्रुप कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। यामादा बोलता है कि अगर तुम लोग इसमें साथ दोगे तो केव के अंदर चलो और जो कोई भी अपने अकेले रास्ते पे जाना चाहता है वो जा सकता है। बट ये बोलते ही यामादा सोचने लगता है कि शायद हमें इसके बारे में और सोचना चाहिए और मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी ये सब बोल दिया। बट तभी उसके पीछे बाकी सभी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी लोग एक साथ मिलके इस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करते हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में फूची एक बार सभी को प्लान को डिस्कस करने के लिए कहता है, जिसके हिसाब से उन्हें सबसे पहले एलिक्सर को हासिल करना होता है और उसके बाद इस आइलैंड से जिंदा वापस निकलना होता है। फिर फूची बोलता है चलो अब उस इन्फॉर्मेशन को देख लिया जाए जिसकी हमें ज़रूरत है, जिस वजह से
हमें इस आइलैंड की मिस्ट्रीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो आखिरकार हम सब ये कैसे करेंगे? मेई को इसके बारे में पता है। तब मेई फूची को कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। होराई एक बहुत बड़ा कैसल है और वो चाइना के एपांग पैलेस के जैसा बनाया गया है ताकि उसके अंदर एलिक्सर को बनाया जा सके और फर्स्ट एम्परर उसे ले सकें, जिसका मतलब इस आइलैंड के अंदर एंटर करना और एग्जिट करना इम्पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी आसपास के एरिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिनका काम यहाँ के क्रिएचर्स को बाहर जाने से रोकना है। पर सी में छोटी बोट पर जा रहे ह्यूमंस उन मॉन्स्टर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते और एक ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी उन्हें मारकर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। हमें किसी भी कीमत पर टेंसेंस के साथ लड़ाई नहीं करनी है और छुपते हुए एलिक्सर को चुराकर उन बोट से निकलना है जो कि आइलैंड पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। होराई के नीचे एक सोलोइस गेट है जहां पर बोट्स हैं और मॉन्स्टर्स को सिखाया गया है कि अगर कोई बोट वहां से निकलेगी तो उन पर अटैक नहीं करना है। तब शियोन को ध्यान आता है कि शायद ये वही जगह है जिसका उसे आइलैंड के किनारे एहसास हुआ था और सागिरी पूछने लगती है कि क्या उन्हें पता है कि एलिक्सर कहाँ पर है। एलिक्सर पक्का रियन और मेरी लैब में होगा। हम चाहे जो मर्जी कर लें पर हमें दुश्मनों की टेरिटरी से निकलना ही पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिस वजह से हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए गाबीमारू और यूजुरिहा हमें अपनी स्ट्रेंथ टेक्निक सिखाओ जिसमें टाओ का इस्तेमाल होता है। तब यूजुरिहा सांता के चश्मों को लगाकर उन्हें सब्स्टिट्यूशन टेक्निक सिखाने लगती है जहां उन्हें अपनी टाव को छुपाना होता है, जिस वजह से वो उन्हें ये करके दिखाने लगती है। पर जैसे ही वो बात करने लगती है वैसे ही वो टेक्निक डीएक्टिवेट हो जाती है और क्योंकि उसने मुंह के साथ लड़ाई में उस टेक्निक को इस्तेमाल किया होता है और वो मुंह के चंगुल से बच पाई होती है, तो उसे ये पूरा यकीन होता है कि ये टेक्निक टेंसेंस पर ज़रूर काम करेगी, जिस वजह से वो सभी को डीप ब्रीथ लेकर फोकस करने के लिए कहने लगती है। फिर वो सागरी के सर पर डंडा मारती है क्योंकि सागरी की टाव स्टेबल नहीं होती और यहाँ ब्लेड भी यूजुरिहा को ही घूर रहा होता है, जिस वजह से यूजुरिहा उसके भी सिर पर एक जोरदार डंडा मारती है। तब गाबीमारू भी सांता के चश्मे लगाकर उन लोगों को टाओ के बारे में बताने लगता है। टाओ फिजिकल वे में बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसीलिए अब हम सब लोग अपनी नेक को डिसलोकेट करेंगे। तभी सभी लोग इसके लिए मना करने लगते हैं और इस वजह से गाबीमारू उन्हें समझाने लगता है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो सब मारे जाएंगे। तब वो सभी को अपने जॉइंट्स को भी डिसलोकेट करने के लिए कहने लगता है। फिर वो सभी को अपने आप को बिना मारे अपने दिल को स्टॉप करने की टेक्निक भी सिखाने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ यूजरिहा भी उन्हें फोकस करने के लिए कह रही होती है ताकि उनके साथ जो हो रहा है वो चीज़ भी उन्हें परेशान ना कर सके। तब यहाँ ब्लेड, फूची और नुरुगाई बुरी तरह से थक चुके होते हैं और ब्लेड पूछने लगता है कि आखिरकार बाकी लोग क्यों नहीं थके हैं, जिस वजह से शियोन उसे बताता है कि अगर टाव को कंट्रोल में रखा जाए तो थकान कम होती है, जिस वजह से ब्लेड को यकीन नहीं हो रहा होता कि टोमा इतनी जल्दी टाव को कंट्रोल करना सीख गया है क्योंकि वो थका नहीं होता, जिस वजह से वो इसके बारे में उससे पूछने लगता है। ये शायद इस वजह से है क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है। जब से मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है तब से मुझे डिफरेंट महसूस हो रहा है। ब्लेड, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस हालत में तुम्हें आसानी से हिट कर सकता हूँ। तो ये सुनकर ब्लेड को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो टोमा के साथ लड़ने चला जाता है और यहाँ सागरी को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो सभी लोग इतने डिफरेंट होने के बावजूद भी एक साथ काम कर रहे हैं और उसे ये भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो वहाँ पर किसी को भी मरते हुए देखना नहीं चाहती और गाबीमारू भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा होता है। तब शियोन उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और ग्रुप्स को असाइन करने की बात करने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि जो उसने टाओ के एट्रीब्यूट्स बनाए होते हैं वहाँ पर वो सभी को ग्रुप्स में खड़ा कर देता है। हमें टेंसेंस के साथ लड़ने से पहले अपने अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मेरा और सागरी का एट्रीब्यूट वुड है, गाबीमारू और ब्लेड का एट्रीब्यूट फायर है, मेई और नुरुगाई का वाटर है, फूची का मेटल है और यूजरिहा और टोमा का अर्थ है। और ये सारे एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर असर करते हैं।
अगर हम दूसरे की टाउ को एनहेंस करते हैं तो उसे रिस्टोरेशन कहा जाता है, और अगर वीक करते हैं तो उसे हिंडरिंग कहा जाता है। तब यूजरी पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें टेंसेंस के एट्रीब्यूट्स के बारे में कैसे पता चलेगा। और हम देखते हैं कि मेई को उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में पहले से ही पता होता है, जिस वजह से वो बताती है कि झू का एट्रीब्यूट फायर है, टाउफा का वुड, जिन और रैन का वाटर, गुई का मेटल और मू और रियन का अर्थ है। अगर तुम्हारी टाओ ओपोनेंट की टाओ को वीक करती है तो तुम्हारे अटैक्स उस पर काम करेंगे, पर अगर ऑपोजिट होगा तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगी, जिस वजह से तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि तुम सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग जाना। तो इसीलिए अब मैं कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप्स को असाइन करूंगा। एक ग्रुप एस्केप रूट को सिक्योर करेगा और दूसरा ग्रुप एलिक्सर को एक्वायर करेगा। एलिक्सर ग्रुप के लिए स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से एक ऐसा छोटा सा ग्रुप होगा जिन बंदों को टाओ अच्छे से यूज़ करनी आती होगी, जिस वजह से यूजरीहा, सागरी और गाबीमारू इसमें होंगे। और एस्केप ग्रुप होराई के अंदर जाके बोट्स को सिक्योर करेगा और एक ग्रुप सोलोइस गेट को खोलेगा, जिस वजह से 3 लोग मिलकर ये काम करेंगे। तब नुरुगाई शियोन को टेंजा की मौत याद दिलाने लगती है, पर शियोन को पहले से यह एहसास होता है कि उन्हें उसकी मौत का बदला लेना है। तब ब्लेड मे से पूछने लगता है कि क्या वो भी इस आइलैंड को छोड़कर जाना चाहती है, जिस पर मे हाँ कहती है और ब्लेड उसे कहने लगता है कि उसे एलिक्सर ग्रुप का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर गाबीमारू कहता है कि रुको ज़रा, पर मे क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? क्या तुम सच में आइलैंड को छोड़ना चाहती हो? तुम आराम से इस आइलैंड को छोड़कर जा सकती थी, पर फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से पक्का तुम यहाँ पर कुछ करना चाहती हो जिसके बारे में तुमने हमें नहीं बताया है। तो चलो बताओ आखिरकार वो क्या है। मैं बोलती है कि मुझे लगता है कि जो रियन कर रहा है वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ग्रैंड मास्टर शूफू ने उसे क्यों नहीं रोका। मैं इस आइलैंड से जाना चाहती हूँ क्योंकि इस आइलैंड पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना है, पर मैं एक आखिरी बार रियन और ग्रैंड मास्टर को देखना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार वो बदल क्यों गए। वो लोग तो अच्छे थे ना, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और इन सब के बाद मैं इस आइलैंड को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। तब ये सुनकर गाबीमारू को अपनी वाइफ याद आ जाती है, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। जिस पे गाबीमारू कहता है कि तो चलो फिर, अगर तुम सिर्फ उन्हें देखना चाहती हो तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी डेस्टिनेशन तक तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो यहाँ टेंसेंस का सेज रिचुअल भी कंप्लीट हो चुका होता है और चौबे पूछने लगता है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या थी। तब ताउफा को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और वो कहने लगती है कि जो भी कैसल के अंदर आता है वो इसे परफॉर्म करता है। तब ताउफा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है और जू इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे चौबे का वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता और चौबे भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा होता है कि जू को वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तब जू चौबे पर हमला कर देता है, पर चौबे उसके हमले को रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे तभी मार देना चाहिए था जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को देख सकता हूँ। तब रियन उन लोगों को लड़ने से मना करता है, क्योंकि चौबे उनका गेस्ट और एक टेस्ट सब्जेक्ट होता है, जिस वजह से वो ये नहीं चाह रहा होता कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए। तब रियन चौबे को अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वो उसकी टाव को एग्जामिन कर सके, और चौबे को वो जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही होती है। जू के हमले की वजह से चौबे के हाथ पर चोट लग गई होती है, पर उसे एहसास हो जाता है कि अब वो पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा, जिस वजह से वो जू का सामना कर सकता है। पर उसे इस बात का भी एहसास होता है कि वो रियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो बाकी टेंशन से बहुत ज़्यादा अलग है, जिस वजह से वो खतरनाक है और इसी वजह से उसे सबसे पहले उसकी कमज़ोरी ढूंढनी पड़ेगी। तब रियन चौबे को अपनी रिसर्च लैब के अंदर लेके जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर होता है और चौबे इसके बारे में पूछने लगता है।
जिस पे रियन बताता है कि टैन एक ऐसी टाव है जिसे उन ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि फ्लावर्स बन चुके हैं, पर टैन की थोड़ी सी अमाउंट ही एक ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, जिस वजह से ये बांग को लार्ज अमाउंट ऑफ टैन को एक ही बारी में रिफाइन कर सकता है। टैन को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और टाइम के साथ साथ फ्लावर्स की टाव ह्यूमंस की टाव को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है, जिस वजह से एक दिन ये बांगो भी सूख जाएगा और मैं टैन की उस क्वालिटी और क्वांटिटी तक नहीं पहुंच पाऊंगा जो मैं चाहता हूं, और इसी वजह से मुझे तुम्हारी रेयर टाओ की ज़रूरत है, तो इसीलिए मेरी मदद करो। जो सुन के चौबे सोचने लगता है कि आखिरकार उन्हें इतनी ज़्यादा टैन की क्या ज़रूरत है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो लोग टोमा को भी टाओ में कन्वर्ट कर देंगे, जिस वजह से उसकी टाओ में फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं। और रियन को वही चीज़ बहुत पसंद आ रही होती है क्योंकि उसकी वेव बाकी ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग होती है और उसे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। रियन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस स्टडी करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और क्योंकि तुम रीजनरेट कर सकते हो तो मैं बस तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को काट कर उसे यूज़ करूंगा और तुम टाओ का इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे, जिससे कि मेरी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। तब चौबे भी इसके लिए तैयार हो जाता है और यहाँ रात को काबिमारू, यूजरीहा, सागिरी और मेई होराई के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड रात को होराई के अंदर घुसने से मना कर रहा होता है और सबको सोने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से गाबीमारू उसे समझाता है कि एक शिनोबी सही टाइम पर हमला करता है, पर ब्लेड इसके लिए मना करने लगता है। तो मेई को भी ये आइडिया पसंद आया होता है क्योंकि फ्लावर्स रात को क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से होराई के अंदर मौजूद सभी लोगों की टाव कमज़ोर हो जाती है क्योंकि वो लोग भी एक तरह के फ्लावर्स ही हैं। और शियोन को भी ये प्लान अच्छा लगा होता है क्योंकि उन्हें न्यू टीम के वहां आने से पहले सब कुछ खत्म करना होता है, जिस वजह से सागिरी और यूजरीहा भी इस बात पर एग्री करते हैं। फिर गाबीमारू सोचने लगता है कि मैं यूरी को अब और इंतज़ार नहीं करवा सकता, जिस वजह से हम लोग पहले जाकर तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेंगे और जब हम सिचुएशन को कंफर्म कर लेंगे तब तुम्हें सिग्नल भेजेंगे। अगर मैंने रेड फ्लेम भेजी तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें रुकना है, और अगर वो ब्लू फ्लेम्स हुई तो इसका मतलब तुम्हें प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। तब गाबीमारू ब्लू फ्लेम्स को भेज देता है, जिस वजह से सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हमें फिर से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर फूची सबको होराई के बारे में बता रहा होता है। होराई एक बहुत बड़े इंटीरियर और एक्सटीरियर में डिवाइड है, और जहां पर हम मुंह से ले रहे थे वो एक्सटीरियर था। होराई के इंटीरियर पार्ट में टेंसेंस के लिए बहुत सारी जगह है। फिर मे समझाने लगती है कि टेंसेंस का कैसल उनकी ट्रेनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां पर ब्योचो पैलेस झू और टाउफा के लिए बनाया गया है जो कि ब्योचो जूत्सु के जरिए इमॉर्टेलिटी ढूंढ रहे हैं। टाइसुकु पैलेस जिन के लिए बनाया गया है जो कि ब्रीदिंग टेक्निक्स के जरिए इमॉर्टेलिटी को ढूंढ रहा है। डोइन पैलेस रैन के लिए बनाया गया है जो कि फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू इमॉर्टेलिटी को ढूंढ रहा है। सोइत्सु पैलेस गुइफा के लिए बनाया गया है जो कि मेडिटेशन के थ्रू इमॉर्टेलिटी को ढूंढ रहा है। शूताल पैलेस मुंह के लिए बनाया गया था जो कि प्रेशर पॉइंट्स और ऑर्गन्स के जरिए इमॉर्टेलिटी को ढूंढ रहा था। तो इसका मतलब सभी टेंसेंस अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड रिसर्च करते हैं, सही कहा, और उसके बाद वो लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करते हैं। और लास्ट में रैंथन पैलेस है जहाँ पर रियन की रिसर्च लैब है, पर रियन वहाँ पर रात को नहीं होगा क्योंकि वाइदान हुआ रात को बंद हो जाता है, जिस वजह से वो रात को वहाँ पर रिसर्च नहीं कर सकता। और इसी वजह से रियन मेन पैलेस में मिलेगा जो कि ग्रैंड मास्टर शूफू का कैसल है। तो गाबीमारू सबको बताता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर फिर भी उन्हें किसी भी टेंशन के साथ नहीं लड़ना है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। और टोमा कहने लगता है कि रात को जाने में खतरा है क्योंकि मूनलाइट अंदर नहीं पहुंचेगी, जिस वजह से उन्हें वहां के रास्ते पता नहीं चलेंगे। और क्योंकि टेंसेंस बार बार कैसल को रिनोवेट करते रहते हैं तो उस जगह के बारे में उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर हम देखते हैं कि गाबीमारू ने इसकी पहले से ही तैयारी कर ली होती है, जिस वजह से वो उन सभी को सभी चीज़ों को टाव के थ्रू देखने के लिए कहता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के अंदर से भी थोड़ी थोड़ी टाव निकलती है जिससे कि वो स्ट्रक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं। और क्योंकि
टैन ह्यूमन से बनती है तो वो लोग टाउ की मदद से ये देख सकते हैं कि रिसर्च लैब कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कि फ्लावर बन चुके होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारा टाउ भी होगा। मई और सागरी को वो जगह दिखाई दे जाती है, पर वो इतने सारे लोगों को ऐसी हालत में नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से गाबीमारू उन्हें वो सब कुछ देखने से मना कर देता है। क्योंकि गाबीमारू और यूजरीहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोग अपनी टाव को कम करके कैसल के अंदर घुस जाते हैं, जिससे कि कोई भी गार्ड उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता, और वो लोग धीरे धीरे करके एक एक दोषी को मारने लगते हैं। और सागरी को ये यकीन नहीं हो रहा होता कि वो कुछ ही टाइम में ही इस आइलैंड से निकलने वाले हैं। तब वो लोग पैलेस का दरवाज़ा खोल देते हैं, जहां पर गाबीमारू को कोई भी टेंशन फील नहीं हो रहा होता। पर तभी उसे अचानक से बहुत सारी टाव दिखाई देने लगती है, और वहां पर रैन आ जाता है, जिसने कि अपनी टाव को कम करके अपने आप को छुपा लिया होता है, और वो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर रैन बताने लगता है कि मुझे लगा ही था सिस्टर कि इसके पीछे तुम ही होगी, और हाँ, तुम्हें देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर आखिरकार तुम्हें कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? वो इस वजह से, क्योंकि हमें एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी। तब हमें पता चलता है कि चौबे ने रियन को सब कुछ बता दिया होता है, जिस वजह से सभी को पता चल गया होता है कि कुछ लोगों के पास कमाल की टाव है। जू पूछने लगता है कि क्या उसने अपने साथियों के नाम इसीलिए बताए हैं क्योंकि वो उस रिसर्च को झेल नहीं पा रहा होता, जिस पर चौबे मना कर देता है, और सबको बताता है कि वो उसके साथी नहीं बल्कि उसके दुश्मन हैं, जो कि करीब ही छुपे हुए हैं और बहुत जल्द वहां पर आने वाले हैं। और उसे ये इस वजह से पता है क्योंकि वो अपने भाई के टाव को फील कर सकता है, और हम देखते हैं कि ये इस वजह से हुआ होता है क्योंकि उसने अपने भाई को चोट पहुंचाई होती है। फिर रियन बोलता है कि तो ये लोग पक्का मुंह के किलर्स हो सकते हैं। बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जब हम इतनी सारी टाव को इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसीलिए हम हाकेजी फुकुशो रिचुअल परफॉर्म करेंगे और ह्यूमंस को पकड़ लेंगे। तब रैन पूछने लगता है कि जो लोग अभी अभी आइलैंड पर आए हैं उन्हें उनका क्या करना चाहिए, जिस वजह से रियन दोषीज को उन्हें संभालने के लिए कह देता है, और चौबे उन लोगों को गाबीमारू और उसके साथियों की तरफ जाने से मना करने लगता है, क्योंकि वो फील कर सकता है कि वो लोग कब वहाँ पर आने वाले हैं, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर उनका इंतज़ार करना चाहिए। पर उसकी एक कंडीशन होती है। तब हम यहाँ फिर से रैन को देखते हैं। हम लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम तुम्हें हाकेजी फुकुशो रिचुअल में इस्तेमाल कर सकें। फिर रैन बताता है कि ये एक ऐसा रिचुअल है जिसमें हम सारे एट्रीब्यूट्स की हाई क्वालिटी की टाव को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसे ग्रैंड मास्टर को ऑफर करते हैं। तुम्हारे साथी भी अभी तक पक्का अलग हो चुके होंगे और टेंसेंस एक एक करके उन्हें पकड़ लेंगे, जिस वजह से हम लोग एक एक करके तुम सभी से बड़े ध्यान से डील करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों के खुद के भी प्लान्स ज़रूर होंगे, पर अब वो सब कुछ बेकार है। तब सभी को एहसास हो जाता है कि उनका प्लान फेल हो चुका है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।